Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says, why is the Human Genome Project called a mega project? Human Genome Project को mega project क्यों बोला गया? HGP stands for the Human Genome Project. तो देखो, Human Genome Project था क्या? That was an international research collaborating program, जिसमें कि बेसिकली उसका पर्पस ये था कि वो कम्प्लीटली मैप कर पाए ह्यूमन जीनोम को और वो समझ पाए जीन्स जो प्रेजेंट है, to have a complete understanding of the genes that are there in the human beings. Alright, अब ये जो प्रोजेक्ट था that was coordinated by the US Department of Energy and the NIH, that stands for the National Institute of Health. फिर वेलकम ट्रस्ट यूके आया, सो वो भी एज एन मेजर पार्टनर इसमें काफ़ी अपना रोल निभाया. उसके साथ अगर हम एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें कंट्रीज़ का, सो फॉर एग्जांपल जापान, जर्मनी एंड चाइना, सो इनका भी काफ़ी रोल रहा. अब हम बात करते हैं कि एज एन मेगा प्रोजेक्ट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 13 साल तक चला. मतलब ये 13 साल की मेहनत थी. 13 ईयर्स लॉन्ग प्रोजेक्ट. ये स्टार्ट तो 1990 में ही हो गया था, लेकिन ये ओवर हुआ 2003 में. कब ओवर हुआ? 2003 में. और 1990 में ये शुरू हुआ. ऑलराइट, अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर इन द ह्यूमन जीनोम, तो आप मुझे बोलेंगे कि 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स अप्रॉक्सीमेटली बोलेंगे. एंड जो कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग 1 बेस पेयर था, अगर हम कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग देखें एक बेस पेयर की, सो दैट वाज अबाउट द $3. ऑलराइट, तो अगर हमें इतने बेस पेयर को अगर हमें सीक्वेंस करना है, सो वी वुड रिक्वायर एन ऑलमोस्ट अबाउट $9 बिलियन. अब जब हमें इतने सारे बेस पेयर को सीक्वेंस करना है और इतने साल तक चला, तो हमें उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट भी चाहिए थे, हमें टेक्निकल स्टाफ भी चाहिए था, हमें सपोर्टिंग स्टाफ भी चाहिए था. तो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हमें चाहिए थे जो इस प्रोजेक्ट में काम कर सकें. उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी है, वो अगर आप अपनी एक किताब में लिखें, तो अगर आप अपने एक पेज पे 1000 लेटर्स लिखते भी हैं, तो यू वुड स्टिल रिक्वायर 1000 पेजेस इन दैट बुक. और तब भी अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1000 लेटर्स लिखते हैं अपने एक पेज में, तो आपको एक बुक में आपको 1000 पेजेस चाहिए और you would still require 3300 books to store this data. ऑलराइट, तो ये तो पॉसिबल है नहीं. तो तब बेसिकली एक न्यू फील्ड इमर्ज हुई जिसे कि आज हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जानते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस फील्ड काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि तब हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हम कंप्यूटेशनल टूल्स आ गए थे, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल टूल्स आ गए थे या कंप्यूटेशनल डिवाइसेस आ गए थे, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो पाए, या हम बोल सकते हैं डेटा स्टोरेज, इट्स रिट्राइवल, और हम उसको एनालाइज कर पाएं. रिट्राइवल एंड एनालाइज कर पाएं. सो 13 ईयर्स लॉन्ग प्रोजेक्ट था. साथ में अगर हम बोले कि कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग, अगर हम इतने सारे बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करनी है, लार्ज अमाउंट ऑफ बेस पेयर्स, तो वी वुड स्टिल रिक्वायर कि $9 बिलियन लगते. और अगर आप ये सारे डेटा को अगर आप अपनी एक बुक में लिखना चाहें, तो आप अगर एक पेज पे 1000 लेटर्स लिखते भी हैं, तो यू वुड स्टिल रिक्वायर 1000 पेजेस इन दैट पर्टिकुलर बुक. एंड उसके अलावा भी अगर आपको पूरा डेटा अगर आपको स्टोर करना है बुक्स में, तो आपको 3300 सच बुक्स चाहिए. ठीक है, जिसमें कि एक बुक में 1000 पेजेस होने चाहिए और एक पेज पे 1000 लेटर्स होने चाहिए. एंड उसके बाद में आप सोचेंगे कि फिर तभी कैसे हुआ, क्योंकि तब बेसिकली एक न्यू फील्ड इमर्ज हुई जिसको कि हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि तब काफ़ी हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस आ गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाई कि हमारा डेटा स्टोर हो सके, रिट्राइव हो सके और हम उसको एनालाइज कर सके. So I hope this is it, and I hope you understood it well, and all the best.